जैसा कि हम सिलोमेट्स को डिस्कस कर रहे थे और सिलोमेट्स में हम जानते हैं कि दो तरह के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, या तो प्रोटियोस्टोम्स होते हैं या फिर ड्यूट्रोस्टोम्स होते हैं। और प्रोटियोस्टोम हम लोगों ने स्टार्ट किए हुए थे, जिसमें हम एनेलिडा जो है फाइलम एनेलिडा को कंप्लीट कर चुके हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा भी हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब हमारे पास जो लास्ट फाइलम होगा प्रोटियोस्टोम्स का वो है फाइलम मोलस्का। तो आज हम जो है फाइलम मोलस्का को डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं और उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फाइलम मोलस्का के अंदर अगर हम ऑर्गेनिजम्स को देखें तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है और बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्मों के ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं। नॉर्मली इनकी जो बॉडी होती है वो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स हैं और इनके पास शेल मौजूद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास नॉर्मली शेल होता है वो बहुत स्लो मूव करते हैं, जबकि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास शेल को रिड्यूस किया गया है या ख़त्म कर दिया गया है वो फास्ट मूवर्स होते हैं और वो तेज़ी से मूव कर सकते हैं। तो इसी बेस पे जो है मोलस्का को दो टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले हमारे पास स्लो मूवर्स आ जाते हैं, ऐसे मोलस्कस जो कि स्लो मूव करते हैं। और स्लो क्यों मूव करते हैं? क्योंकि इनके पास नॉर्मली हैवी शेल्स मौजूद होते हैं जिनकी वजह से इनकी मूवमेंट स्लो हो जाती है। अगर हम स्लो मूविंग मोलस्कस की एग्जांपल्स देखें तो इसमें हमारे पास स्नेल्स आ जाते हैं, स्लजेस आ जाते हैं और बाइवल्व क्लैम्स आ जाते हैं। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो या तो स्लो मूव करते हैं या फिर बिल्कुल ही मूव नहीं कर पाते हैं। जबकि जो दूसरी टाइप है वो हाईली एक्टिव ऑर्गेनिजम्स की है। इनमें हमारे पास सेफेलोपोड्स आ जाते हैं जिनके पास किसी किस्म का कोई शेल मौजूद नहीं होता और ये स्विफ्टली या तेज़ी के साथ मूव कर सकते हैं। अगर इनके अंदर ऑर्गेनिजम्स की बात की जाए तो हम 50,000 से ज़्यादा स्पीशीज़ को जानते हैं। ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है इनवर्टिब्रेट्स का। लार्जेस्ट फाइलम कौन सा था जो हमने लास्ट फाइलम डिस्कस किया? आर्थ्रोपोडा का। वो हमारे पास सबसे लार्जेस्ट फाइलम था किंगडम एनिमेलिया का, जबकि जो मोलस्कस हैं ये सेकंड लार्जेस्ट हमारे पास फाइलम है इनवर्टिब्रेट्स के। जेंट स्क्विड जो होता है इसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और ये इस दुनिया का सबसे बड़ा इनवर्टिब्रेट है, जिसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ जो है वो 15 मीटर्स तक होती है। 15 मीटर्स का क्या मतलब है कि ये तकरीबन 50 फीट तक लंबा हो सकता है। फाइलम मोलस्का के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं इनके अंदर बेशक बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, लेकिन फिर भी इनकी जो मेकिंग का बेसिक प्लान है वो सेम रहता है। उसके अंदर किसी किस्म की कोई ज़्यादा टाइप्स जो हैं वो नहीं पाई जाती हैं। तमाम ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का क्या मतलब है कि एम्ब्रियोनिक लाइफ साइकिल में इनका जो एम्ब्रियो होगा उसके पास 3 लेयर्स मौजूद होती हैं, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। जो इनर लेयर हमारे पास मौजूद है इसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं? इसको एंडोडर्म कहा जाता है। जो हमारे पास सेंट्रल लेयर है इसको मेसोडर्म का नाम दिया जाता है, जबकि जो बाहर वाली आउटर लेयर होती है इसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं? एक्टोडर्म का नाम देते हैं। तो क्योंकि इनके पास 3 लेयर्स जो हैं वो पाई जाती हैं इसीलिए इनको ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। सिलोमेट्स होते हैं। सिलोमेट्स का क्या मतलब है कि इनके पास ट्रू सिलोम मौजूद होती है। ट्रू सिलोम कैसी सिलोम होती है? ट्रू सिलोम हम उस सिलोम को कहते हैं जिसको पूरी तरह से मेसोडर्म के साथ कवर किया जाता है। जैसा कि यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो आउटर लेयर है एक्टोडर्म जो है वो मौजूद है और जो येलो कलर में आपको नज़र आ रही है ये एंडोडर्म है, इनर लेयर है। जबकि दरमियान में जो है हमारे पास कैविटी मौजूद है जिसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं? सिलोम का नाम देते हैं। और अगर आप देखें तो पूरी जो सिलोम मौजूद है उसको कवर अप किया गया है, लाइन अप किया गया है किसकी मदद से? मेसोडर्म की मदद से। तो ऐसी ही हमारे पास सिलोम जिसको हर तरफ से मेसोडर्म से कवर किया जाता है इसको हम ट्रू सिलोम का नाम देते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर ट्रू सिलोम पाई जाती है इनको हम सिलोमेट्स कहते हैं। इनके अंदर बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। बायलेटरल सिमेट्री का क्या मतलब है कि अगर हम ऑर्गेनिज्म को किसी एक स्पेसिफिक एंगल से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो दोनों पोर्शंस जो हमारे पास हासिल होंगे, दोनों पार्ट्स जो हमारे पास हासिल होंगे
ये एक दूसरे का मिरर इमेज होंगे, यानी कि ऑलमोस्ट एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे। यहाँ पे अगर हम देखें कि जो हमारी राइट साइड है और जो हमारी लेफ्ट साइड है येलो लाइन के, ये दोनों साइड्स ऑलमोस्ट एक दूसरे के सिमिलर हैं और इनको एक दूसरे का मिरर इमेज कहा जाता है। तो ये क्वालिटी जिन ऑर्गेनिजम्स के पास पाई जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं कि उनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री मौजूद होती है। ज़्यादातर एनिमल्स के पास शेल मौजूद होते हैं जो कि उनकी प्रोटेक्शन का काम करते हैं, जैसा कि यहाँ पे हम स्नेल में देख सकते हैं कि स्नेल के पास अपना एक सिंगल पीस शेल मौजूद है, जिसकी वजह से इसको प्रोटेक्शन हासिल होती है और किसी भी डेंजरस सिचुएशन में स्नेल जो है वो अपने शेल के अंदर जा सकता है ताकि इसके ऊपर कोई भी ऑर्गेनिज्म अटैक ना कर सके। शेल्स, मोलस्कस की बॉडी जो है इसको एक लेयर से कवर किया जाता है, जो कौन सी लेयर होती है, ग्लैंडुलर एपिथेलियल की लेयर होती है और इसको मेंटल का नाम दिया जाता है। मेंटल की जो एपिडर्मिस होती है ये सिक्रीट करती है कैल्शियम कार्बोनेट को और ये एक कैल्केरियस शेल जो है वो बनाती है ताकि ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सके। यहाँ पे जो डायग्राम है इसके अंदर अगर हम देखें तो ये जो ग्रीन कलर की लेयर आपको नजर आ रही है ये मेंटल है जो कि शेल को एक्सक्रीट करती है, कैल्शियम कार्बोनेट को एक्सक्रीट करती है जो कि शेल बना देती है आगे चल के। और यहाँ पे आउटर साइड पे बिल्कुल आप ऑर्गेनिज्म का शेल देख सकते हैं। शेल प्रोटेक्टिव नेचर का होता है, यानी कि इसका काम क्या है, इसका काम ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करना है, हार्मफुल एनवायरमेंटल इफेक्ट्स हैं उनसे भी बचाना है, और अगर इनका कोई प्रेडेटर मौजूद है तो शेल्स जो होते हैं ये ऑर्गेनिज्म की उससे भी हिफाजत करते हैं। However, shell is handicapped to locomotion। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो ऑर्गेनिज्म मौजूद होगा उसका जो शेल है वो इसकी मूवमेंट के अंदर रुकावट पैदा करता है। इस शेल के वजन की वजह से ऑर्गेनिज्म अच्छे तरीके से मूव नहीं कर पाते हैं। यही वजह है कि तमाम जो मोलस्कस जिनके पास लार्ज साइज शेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्लो मूवर्स होते हैं। और स्लो मूवर इसीलिए हैं क्योंकि इन्होंने जिस जगह पर भी मूव करना है अपने शेल को हमेशा ये साथ रखते हैं जिसका वजन काफ़ी ज़्यादा होता है, और इसकी वजह से इनकी मूवमेंट स्लो हो जाती है क्योंकि शेल्स जो हैं ये मूवमेंट के अंदर हर्डल क्रिएट कर रहे होते हैं। दूसरी साइड पे ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि एक्टिव होते हैं, जो एक्टिव मोलस्कस हैं, ये क्या करते हैं, ये अपने शेल को या तो रिड्यूस कर देते हैं या बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं ताकि इनकी मूवमेंट के अंदर शेल जो है वो रुकावट ना बन सकें। इसी वजह से ये एक्टिव होते हैं और ये फास्टली मूव कर सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे ऑक्टोपस की एग्जांपल देख सकते हैं कि इसके पास किसी किस्म का कोई हार्ड शेल मौजूद नहीं होता, और जो ऑक्टोपस है ये फाइलम मोलस्का का एक एक्टिव मेंबर है जो कि एक्टिवली मूव कर सकता है, स्लो मूवर में इसका शुमार नहीं होता। ये इसीलिए है क्योंकि इसके पास किसी किस्म का हैवी शेल मौजूद नहीं है जिसकी वजह से ये आसानी के साथ तेजी से मूव कर सकता है। हैबिटेट की अगर बात की जाए तो मोलस्कस जो हैं ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि वाटर के अंदर भी पाए जाते हैं। वाटर के अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, सेफेलोपोड्स मौजूद होते हैं, और ये दोनों तरह के एक्वेटिक एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में भी मौजूद होते हैं और मेरीन एनवायरनमेंट में भी पाए जाते हैं। जबकि दूसरी साइड पे बहुत सारे मोलस्कस जो हैं वो टेरेस्ट्रियल होते हैं, यानी कि खुश्की पे रहते हैं, जैसा कि हमारे पास एग्जांपल है लैंड स्नेल की। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहते हैं वो भी बिल्कुल ड्राई प्लेसेस पे नहीं रह सकते, बल्कि वो भी मॉइस्ट प्लेसेस के अंदर रहते हैं। अगर ये वाटर से बाहर भी रहते हैं तो भी इनको मॉइस्ट की ज़रूरत होती है। ये मॉइस्ट प्लेसेस पे रहते हैं, बिल्कुल ड्राई प्लेसेस पे इनका जो सर्वाइवल है वो पॉसिबल नहीं होता।